यूनिट थर्ड हमारी चल रही है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और जो हमारा टॉपिक हम कर रहे हैं वो है एम्पेयर के नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले हमने एम्पेयर के नियम के दो अनुप्रयोग और किए हैं। पहला अनुप्रयोग हमने किया था अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा अनुप्रयोग हमने किया था लंबे बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और जो आज हम करेंगे एम्पेयर के नियम का थर्ड अनुप्रयोग करेंगे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। और इसके बाद में जो अपने एम्पेयर का नियम है उसका लास्ट अनुप्रयोग बचेगा टोरॉइड। पहले हम ये इसका तीसरा अनुप्रयोग है वो करते हैं सीधी एवं लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले ये बताते हैं कि ये परिनालिका है ये क्या होती है। तो परिनालिका होती है कि एक बेलनाकार आधार, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये अपना मार्कर है, ये एक बेलनाकार आधार ही है। इस बेलनाकार आधार के ऊपर अगर हम तांबे के तार लपेट दें तो जो आकृति बनेगी उसी को हम बोलेंगे परिनालिका। जैसे कि ये अपना एक बेलनाकार आधार है। ये बेलनाकार एक आधार ले लिया है। अगर इसके ऊपर अगर हम तांबे की तार लपेट दें तो जो अपने आकृति बनेगी उसको हम बोलेंगे परिनालिका। तो इसके ऊपर इस प्रकार से इस प्रकार की जो आकृति बनेगी उसको हम बोलेंगे परिनालिका। यदि इस परिनालिका में अगर हम धारा प्रवाहित करें, ये प्लस है ये माइनस है। अगर इस हम परिनालिका में धारा प्रवाहित करें तो ये जो परिनालिका है एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लग जाती है। ये परिनालिका है ये चुंबक के भांति व्यवहार करेगी। ये इसका सिरा होगा S और ये इसका सिरा होगा N। और ये जो परिनालिका ये चुंबक के भांति व्यवहार करने लग जाती है। और हमें इस परिनालिका के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। क्योंकि परिनालिका में आपको बता दिया है कि एक बेलनाकार आधार के ऊपर अगर हम तांबे की तार लपेट दें और उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो परिनालिका है ये एक चुंबक के भांति व्यवहार करेगी। तो और हमें निकालना क्या है, इस परिनालिका के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो परिनालिका है इसके ऊपर इस प्रकार से अगर हम तार लपेट दें, इस प्रकार से अगर हम तार लपेटें तो जो आकृति जो बनेगी इस प्रकार से, ये तार अंदर से आ रहा है, इस प्रकार से तार अगर हमने लपेट दिए हैं तो जो आकृति बनेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, परिनालिका बोलेंगे। तो इसी प्रकार से हमने लिया है एक बेलनाकार आधार है, इसके ऊपर हमने एक तांबे की तार लपेट दिए हैं और इस ये जो दो तार हैं एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों तारों को हमने किससे जोड़ दिया है, एक बैटरी से जोड़ दिया है। तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी ये परिनालिका है एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाएगी। ये इसका सिरा है S और ये इसका सिरा है N। हमें निकालना है इस परिनालिका के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये जो परिनालिका होती है इसकी त्रिज्या होती है कम और जबकि इसकी लंबाई होती है अधिक। अब हम देखना इसको चित्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इस डायग्राम को हम अच्छे से बनाएंगे ताकि हमें इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र वो पता चल सके। ये परिनालिका है। देन इससे पहले हमने डॉट और क्रॉस को दिखाया था चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र।
डॉट क्रॉस को हमने चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया था, लेकिन हम यहाँ पर डॉट क्रॉस को विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा, डॉट क्रॉस को यहाँ पर हम विद्युत धारा के लिए दर्शाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि डॉट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो तीर का निशान अगर आपकी तरफ आ रहा है तो जो धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। इसका डॉट का तो मतलब ये होता है। और क्रॉस का मतलब होता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, और डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो इसमें जो विद्युत धारा है, इस परिनलिका के अंदर से विद्युत धारा इस प्रकार से जारी है, ये तार अंदर की तरफ जा रहा है और बाहर निकल रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है और बाहर निकल रहा है, यानी कि परिनलिका में धारा इस प्रकार से जारी है और यहाँ से निकल रही है बाहर। तो जो बाहर निकल रही है तो आपको तीर का डॉट का निशान दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम किससे लिखेंगे, डॉट से इसको प्रदर्शित करेंगे, विद्युत धारा को। अब तक हम चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से प्रदर्शित करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम किससे प्रदर्शित करेंगे, विद्युत धारा को डॉट से और क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार से दर्शाएंगे। ये जो क्रॉस का मतलब है कि ये जो तार है इस प्रकार से, ये जो अपना तार था ये क्या जा रहा है, ये जा रहा है अंदर की तरफ, और ये जो डॉट का मतलब है ये तार के जो आ रहा है वो आपकी तरफ आ रहा है। तो डॉट और क्रॉस को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। डॉट का मतलब भी हो गया है और क्रॉस का मतलब भी यहाँ पर हो गया है। अगर हमें यहाँ पर देखना हो चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र देखने के लिए हम दक्षिण हस्त नियम को काम में लेंगे। तो जो अपनी अंगुलियां हैं उनको तो कर देना है विद्युत धारा की दिशा में, तो जो अपना अंगूठा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, यानी कि अंगुलियों को तो किस दिशा में कर देना है, अंगुलियां हैं वो तो आपको कर देनी है विद्युत धारा की दिशा में। तो जो अंगूठा है ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसको बोलते हैं दक्षिण हस्त नियम। तो अंगुलियों को विद्युत धारा की दिशा में, तो अंगुलियां किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो अंगुलियों को तो इस विद्युत धारा की दिशा में कर देना था। विद्युत धारा अंदर की तरफ है और बाहर इस प्रकार से बाहर निकल रही है, तो अंगुलियों को तो कर दिया है मैंने धारा की दिशा में। तो जो अपना अंगूठा बच गया है वो किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अंगुलियों को विद्युत धारा की दिशा में, अंगूठा इस साइड में बच गया है, तो अंगूठा बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र को, यानी कि अंगुलियां विद्युत धारा, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को। इस प्रकार से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। यह है चुंबकीय क्षेत्र, बी वेक्टर। ये दक्षिण हस्त नियम से हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। अब हमें एम्पीयर को नियम लगा के और इसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमें करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए हमें सबसे पहले एक बंद पथ की कल्पना करनी पड़ेगी, एक एम्पीयर का बंद पास हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि गाउस का नियम और एम्पीयर का नियम दोनों ही बंद पास के लिए लागू होते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक एम्पीयर का बंद पास बनाएंगे। तो यहाँ पर एक एम्पीयर का मैंने एक बंद पास बना लिया है, ये एम्पीयर का एक बंद पास है। ये एम्पीयर का एक बंद पास हमने बना लिया है, इसको हम नाम पे दे देते हैं पी, क्यू, आर और एस। अब इसी बंद पास के लिए हमें एम्पीयर का नियम लगाना है। तो देखना एम्पीयर के नियम से, एम्पीयर के नियम से, तो एम्पीयर का नियम क्या होता है कि बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र की रेखा समाकलन का मान बंद पृष्ठ में गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजगणित योग तथा निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ, इसको हम लिखते हैं रेखा समाकलन को बी डॉट डी एल।
तो बंद पृष्ठ का जो रेखा समाकलन है उसका मान किसके बराबर में होता है? निर्वात की चुंबकशीलता तथा बंद पृष्ठ में प्रवाहित कुल धारा का बीजगणित योग के गुणनफल के बराबर होता है रेखा समाकलन। ये हमने एम्पीयर के नियम में पढ़ा था। अब इसमें बंद पृष्ठ कौन सा है? बंद पृष्ठ है P Q R S। तो यहाँ पर हम बंद पृष्ठ लिख देंगे P Q R और S। अब इसी बंद पृष्ठ के लिए हमें एम्पीयर का नियम लगाना है। तो आप देख सकते हो इसकी भुजा PQ के ऊपर अलग थीटा कोण बनेगा, QR के ऊपर अलग बनेगा, RS के ऊपर अलग बनेगा और SP के ऊपर कोण अलग बनेगा। इसलिए हम चारों भुजाओं को अलग अलग है वो लिख लेते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। पहले है चार भागों में, इसको PQRS को चार भागों में बांट लेते हैं। एक तो है B डॉट DL प्लस B डॉट DL प्लस B डॉट DL प्लस B डॉट DL और बराबर है म्यू नोट समेसन I। ये जो बंद पृष्ठ है इसको हमने चार भागों में बांट लिया है। पहला भाग है P से लेके Q, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P से लेके Q। दूसरा है Q से लेके R, Q से लेके R। तीसरा है R से लेके S, R से लेके S। और चौथा है S से लेके P। ये है S से लेकर P तक। बंद पृष्ठ को हमने चार भागों में बांट लिया है। आगे देखना, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी डी एल कोस थीटा प्लस Q से लेके Q से लेके R बी डी एल कोस थीटा प्लस R से लेके S बी डी एल कोस थीटा प्लस S से लेकर P बी डी एल कोस थीटा बराबर है म्यू नोट समेसन I। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि P से लेके Q के बीच में कितना कोण बनेगा। Q से लेके R में थीटा कितना डिग्री होगा, R से लेके S में थीटा है वो क्या होगा, और S से लेके P में थीटा है वो क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं जो P और Q है इसके बीच में, यानी कि B और DL के बीच में, ये जो B और DL है इसके बीच में कोण है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ के ऊपर अल्पांश की हमने कल्पना कर लेते हैं। तो एक अल्पांश हमने ले लिया है DL लंबाई का, और चुंबकीय क्षेत्र BV इसी दिशा में है, यानी कि DL भी उसी दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर भी उसी दिशा में है। तो B और DL दोनों एक दूसरे के समांतर होने के कारण है, तो जो थीटा है यहाँ पर कितना डिग्री आएगा, 0 डिग्री आएगा, क्योंकि DL भी उसी दिशा में है और B भी उसी दिशा में है। दोनों एक ही दिशा में होने के कारण इस स्थिति में जो थीटा है वो अपना कितना डिग्री आएगा, 0 डिग्री आएगा। ठीक है। अब हम भुजा की बात करते हैं Q और Q से लेके R तक। तो ये रहा Q और ये रहा R। इसके ऊपर हमने एक अल्पांश ले लिया है जिसकी लंबाई कितनी है, DL है। अब आप देख सकते हो अल्पांश इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि अल्पांश तो इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर इसमें थीटा इक्वल टू है वो कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं R से लेके S। ये रहा R, ये रहा S। आप देख सकते हो R और S के बीच में एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही है। इसके बीच में एक कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही है। अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने आप ही क्या हो गया है, 0 हो गया है, क्योंकि R और S के बीच में ये जो खाली जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही है, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 हो गया है। अब हम ये जो लास्ट है S और P, इसकी बात करें। R से लेके S हो गया है और S से लेके P। अगर हम S से लेके P की बात करें, ये S और ये P, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, एक DL अल्पांश की हमने कल्पना कर ली है। तो ये जो DL भी
डीएल और चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। तो लंबवत होने के कारण थीटा वो कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, चारों कोण हो गए हैं। अब आपको पता है कि कोस जीरो का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, और b इक्वल टू 0 है तो ये पूरी टर्म अपने आप ही 0 हो गई है। बाद में यहाँ पर थीटा इक्वल टू दोबारा से 90 डिग्री है, तो कोस 90 का मान होता है 0। यानी कि अपने पास जो घटक बचेगा इसका वो सिर्फ यही बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं P से लेके Q बी डी एल कोस थीटा का मान है यहाँ पर 0, ये भी 0 हो गया है, दूसरा तीसरा भी 0 और चौथा भी 0 हो गया है, बराबर है म्यू नोट समेसन आई। अब इसको आगे और लिख सकते हैं, P से लेके Q बी डी एल कोस 0 का मान 1 होता है, बराबर अपना म्यू नोट समेसन आई। यहाँ तक हमने कर लिया है। इसको एक बार और समझते हैं हम, फिर ये रफ करने के बाद में इससे आगे का यहाँ पर करेंगे। ये अपने पास एक परिनालिका है, और परिनालिका वो होती है, अगर हम बेलनाकार आधार के ऊपर तांबे के तार लपेटते हैं तो जो आकृति बनेगी उसको हम बोलेंगे परिनालिका। परिनालिका में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो ये जो परिनालिका ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती है, और हमें निकालना क्या है, इस परिनालिका के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी हमें गणना करनी है। तो इसी डायग्राम को हमने यहाँ पर बना के दिखाया है। ये जो क्रॉस और डॉट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो क्रॉस का मतलब है कि जो विद्युत धारा ये अंदर की तरफ है, और डॉट का मतलब है विद्युत धारा बाहर की तरफ है, इसलिए डॉट और क्रॉस को दिखाया है। अब हमें एम्पीयर का नियम लगाना है, तो एम्पीयर के नियम के लिए हमें बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो बंद पृष्ठ हमने मान लिया है PQRS, ये एक बंद पृष्ठ है। तो एम्पीयर का नियम लगा दिया, B इंटू डी एल म्यू नॉट समेसन आई और PQRS। अब ये जो बंद पृष्ठ है इसको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग होगा P से लेके Q, तो यहाँ पर लिखा हुआ P से लेके Q। दूसरा होगा Q से लेके R, जो यहाँ पर लिखा हुआ है Q से लेके R। तीसरा होगा R से लेके S, ये रहा R से लेके S। और चौथा होगा S से लेके P, S से लेके P। अगर हम यहाँ पर थीटा का मान निकालना चाहें तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, बी और डी एल दोनों समांतर होने के कारण थीटा है वो 0 डिग्री होगा। दूसरी स्थिति में क्यू और आर यानी कि बी और डी एल लंबवत होने के कारण थीटा वो 90 डिग्री होगा। तीसरी स्थिति में आर और एस यानी कि इसके बीच से एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा 0। चौथी स्थिति में एस और पी एक दूसरे के एस और पी में डी एल और बी लंबवत हैं, तो थीटा का मान कितना हो गया है, 90 डिग्री हो गया है। और ये भी याद रखना है, इसकी जो कंप्लीट लंबाई है, ये कंप्लीट लंबाई कितनी है, इसकी एल है। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ तक। अब इससे आगे का यहाँ पर करते हैं, इससे आगे का अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखना है जो b है ये है कांस्टेंट है, इसको हमने ले लिया है समाकलन के बाहर, b को लिया समाकलन से बाहर, अंदर बचेगा dl बराबर म्यू नोट समेसन i। अब dl की अगर हम बात करें तो dl मैंने आपको बताया है कि जो अपने पास समाकलन को हम काम में लेते हैं, एक छोटी सी चीज़ का बड़ा रूप प्राप्त करने के लिए समाकलन किया जाता है। तो अपना छोटा कितना है dl, इसका बड़ा रूप हमें प्राप्त करना है। तो बड़े पथ के लिए या हमें इसका बड़ा रूप प्राप्त करने के लिए हमें जो लंबाई ली थी PQ वो इसके बराबर में आ जाएगी। तो इस PQ की लंबाई हमने अभी लिखी थी, कितनी है, L है। तो dl का जो समाकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू में L बराबर म्यू नोट समेसन आई। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम जो करेंगे वो करेंगे इस समेसन आई को निकालने के लिए, यानी कि जो एम्पीयर का जो हमने बंद पृष्ठ इस प्रकार से बनाया था PQRS, ये जो हमने बंद लूप बनाया था, इस बंद लूप के अंदर से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी गणना हमें यहाँ पर करनी है। इस प्रकार से था अपना ये डायग्राम। अब हमें ये देखना है इस बंद पृष्ठ के अंदर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं, माना ये जो परिनालिका है इसके एकांक लंबाई में
एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो हम मान लेते हैं स्मॉल n है। मान लेते हैं हम, माना परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमने कितनी मान ली है? स्मॉल n मान ली। एकांक लंबाई का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे कि इस प्रकार से, फेरों का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो लपेटे हुए हैं उसको हम फेरे बोल रहे हैं। ये इस प्रकार से इसके ऊपर तांबे के तार लपेटे हुए हैं। तो जो इतनी जो दूरी है इसकी, इतनी दूरी में हमने एकांक लंबाई है इतनी लंबाई में हमने फेरों की संख्या कितनी मान ली है? स्मॉल n मान ली है। हमें इस कंप्लीट में निकालना है और कंप्लीट की लंबाई कितनी है? L है। तो L लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? L लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? NL। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक पेन की कीमत अगर 5 रुपये है तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? हम उसको गुणा कर देते हैं। वही कंडीशन इसमें है कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है? N है। तो हमें निकालना क्या है? L लंबाई में। तो L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? N को L से गुणा कर देंगे, NL आ जाएगा। यानी कि जो L लंबाई में जो फेरे आ रहे हैं टोटल वो आ रहे हैं N इंटू में L। ठीक है यहाँ तक। अब है जो एकांक जो फेरे हैं, एक फेरे में जो प्रवाहित धारा है वो है I। एक फेरे में जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है? वो I है। तो इतने फेरों में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? NLI हो जाएगी। ये हमने मान लिया है कि एकांक लंबाई में एकांक फेरों में प्रवाहित धारा I है। एक फेरे में प्रवाहित धारा I है तो NL फेरों में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? NL फेरों में प्रवाहित धारा, और यही हमें निकालना है, टोटल फेरे NL ही है। तो समेशन I वो कितने हो जाएगा? NLI। तो कुल धारा अपने पास कितने आ गई है? NLI आ गई है। और ये समेशन I NLI यहाँ पर रख देते हैं तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र वो प्राप्त हो जाएगा परिनालिका के भीतर। बस इतना सा काम हमें यहाँ पर करना है। समीकरण एक से समीकरण एक क्या है? B इंटू में L बराबर म्यू नोट समेशन I, ये रहा समेशन I का मान NLI। अब L से L कैंसिल, B इक्वल टू क्या बचा है? म्यू नोट NI। तो जो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा? B इक्वल टू म्यू नोट NI। ठीक है। अगर ये आपको ये भी पता होना चाहिए, जहाँ B क्या है? B है चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नोट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, और N क्या है? N ये रहा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और I क्या है? विद्युत धारा। इस प्रकार से अपना टॉपिक परिनालिका है ये यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अब इसका एक लास्ट अनुप्रयोग बचा है टोरॉइड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले आपको एक बार रिवाइज और करवाते हैं इस टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिनालिका क्या होती है। तो परिनालिका होती है, अगर हम एक बेलनाकार आधार के ऊपर तांबे के तार हम लपेट दें तो जो आकृति बनेगी उसको हम बोलेंगे परिनालिका। अब याद रखना, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है 0। हमें निकालना है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हमें बंद पृष्ठ एम्पेयर के लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। तो एम्पेयर का लूप हमने मान लिया था PQRS, उसको हमने 4 भागों में तोड़ा। 3 भाग इसके 0 हो गए हैं क्योंकि एक भाग में तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं थी, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र 0। 2 लंबवत हैं B और DL के, इसलिए वहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र 0। पहली कंडीशन में P से लेके Q पर ही हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया B डॉट DL इक्वल टू म्यू नोट समेशन I, या BDL बराबर म्यू नोट समेशन I। अब DL का समाकलन हो गया है L, तो B इंटू में L बराबर म्यू नोट समेशन I।
अब हमें निकालना है कि इस एम्पेयर के लूप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि समेशन आई का मान हमें निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि मान लेते हैं कि माना कि परिनालिका में जो एकांक लंबाई है, इतनी जो लंबाई है उसमें फेरों की संख्या हमने मान ली है कितनी, स्मॉल n है। तो जो कुल लंबाई कितनी है इसकी, l है। ये जो परिनालिका है इसकी कुल लंबाई हमने l मानी है। तो l लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n को l से गुणा कर देंगे, nl। अब एक फेरों में जो प्रवाहित धारा I है, तो जो इतने फेरे हैं यानी कि nl फेरे हैं उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, nli हो जाएगी। और यही हमें चाहिए, ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो l से l कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा b इक्वल टू म्यू नोट ni। और ये जो व्यंजक है ये किसका व्यंजक है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आपको कर लेनी है इसकी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट अनुप्रयोग है टोरॉइड, वो करेंगे।